अस्सलाम वालेकुम। आई होप आपकी ईद जो है वो बहुत अच्छी गुजर रही होगी। एहतियात और समाजी फासलों का आपने ख़ास ख्याल रखा होगा और साथ ही साथ आई एम श्योर मज़ेदार खाने आप जो है इस वक्त खा रहे होंगे, ईद अच्छी मना रहे होंगे। तो आपकी ईद का मज़ा दोबाला करने के लिए आज हमने जिस मेहमान को दावत दी है, आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान। पाकिस्तान फिल्म और टीवी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, 2 दहाइयों से इंडस्ट्री में अपनी खिदमत दे रहे हैं और सदाबहार एक्टर हैं, कामयाब प्रोड्यूसर हैं। तो नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग हियर। हुमायूं सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुमायूं सईद साहब बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेरी ईद मुबारक टू यू। आपने हमारे लिए टाइम निकाला और ईद के टाइम पे आपने हमारे लिए जो है प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हुमायूं साहब, एक बड़ी गैर मामूली हालात हैं आजकल और सब कुछ हम देख रहे हैं कि माजी में जो हमने जो वट एवर वी वर यूज्ड टू, हमारी ईदें जो थी उससे बहुत ही मुख्तलिफ हो गई है। आपकी क्या मसरूफियात हैं? इस दफ़ा काम भी जो है ऑब्वियसली वो कम है, तो क्या फैमिली के साथ ज़्यादा जो है वो टाइम गुजर रहा है, फैमिली पे ज़्यादा फोकस हो रहा है? टेल अस अबाउट योर टाइम। जी बिल्कुल ऐसे ही। पहले तो मेरी तरफ से सब लोगों को ईद मुबारक। ज़ाहिर है ईद अब उस तरह नहीं गुजारी जा रही। हम ज़्यादातर जब हम घर वालों से मिलने जाते थे, रिश्तेदारों से मिलने जाते थे, अब हम नहीं जा रहे और घर पे बैठे हैं। लेकिन ये वक्त ऐसा आ गया है तो अच्छा वक्त भी आएगा, गुजर ही जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि जब भी मैं बाहर निकलता हूँ चाहे किसी काम से, तो मैं देख रहा हूँ कि लोग अभी भी उस तरह एहतियात नहीं कर रहे। अगर 100 लोग मुझे नज़र आते हैं तो उसमें से 8-10 होते हैं जिन्होंने मास्क लगाया होता है। तो मेरे ख्याल से मास्क ज़रूर लगाएं और हाथों को सैनिटाइज ज़रूर करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो अभी ये कि हम पहले तो मैं बिल्कुल नहीं निकल रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत ऑफिस वगैरह जाते हैं, वहाँ पे SOPs का ख्याल रखते हैं। लेकिन हर 5 मिनट में या 10 मिनट में 15 मिनट में मैं हाथ ज़रूर धोते हैं और दूसरों से अब उस तरह मिलते नहीं, ना गले मिल सकते हैं। तो ये सब मुश्किलात हैं, मगर ये टाइम गुजर जाएगा इंशाल्लाह बिल्कुल गुजर जाएगा। हमें अब ये ईद ऑब्वियसली दिस इज़ द फूडीज़ ईद, इट्स ऑल अबाउट फूड। आप ऑब्वियसली जो है वो आई एम श्योर आपने भी इंजॉय कुछ ना कुछ किया होगा। ईद का आपकी कैसी गुजरी है? या यू फिटनेस फ्रीक एंड यू ट्राई टू कीप अवे फ्रॉम दीज थिंग्स? क्योंकि वैसे ही आपकी फिटनेस का बहुत चर्चा रहता है कि यू नो यूर इन माशाल्लाह एक्सीलेंट शेप। तो हाउ डू यू डू दिस? जी वैसे मैं एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन मेरा मैं खाना छोड़ता नहीं हूँ बिल्कुल। मेरी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा होता है। अक्सर हफ्ते में कुछ दिन, मतलब 5 से 6 दिन जो है मैं प्रोटीन ज़्यादा लेता हूँ और रोटी चावल ना चाहते हुए भी उससे परहेज़ करना पड़ता है। लेकिन हफ्ते में 2 दिन मैं सब कुछ खाता हूँ। तो आज तो मेरी कोई ऐसी डाइट नहीं है। मैं आज तो वैसे ही ज़्यादा प्रोटीन वैसे ही हो गई होगी, ज़्यादा प्रोटीन वैसे ही हो गई होगी। ईद में गोश्त वैसे ही ज़्यादा प्रोटीन की वजह से आ गया होगा आपकी डाइट में। हाँ जी आ गया है, मगर चावल और रोटी के साथ। अच्छा ठीक, तो द कीटो डाइट गोज आउट द विंडो। चले ईद पे चले, कीटोजेनिक डाइट नहीं हो सकती। हाँ जी। अच्छा भाई ये बताइए, अभी बताया जा रहा है वही कि आपकी बर्थडे भी आई थिंक 2 दिन पहले जो है वो 2-3 दिन पहले आपकी बर्थडे भी जो है वो गुजरी है, इसी अभी कुछ दिन पहले ही गुजरी है। तो अगेन इसमें अगर जो लोग बहुत ज़्यादा, हमने जब बताया कि आपसे इंटरव्यू हो रहा है, तो लॉट ऑफ पीपल सेड कि ज़रूर उनसे पूछिएगा कि किस तरह जो है वो उन्होंने अपने आप को जो है वो इन शेप रखा है। डाइट का आपने बता दिया, बाकी और क्या करते हैं? आई मीन आर यू डिसिप्लिन्ड? लाइक बहुत सारे हमारे जो एक्टर्स हैं उनका एक बड़ा बिजी लाइफस्टाइल होता है, रात को देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं। आपकी लाइफ किस तरह की है? आपकी रूटीन किस तरह की है? जी मेरी रूटीन भी उसी तरह है, बुरी रूटीन है। रात ज़्यादा जागते हैं, सुबह को सोता हूँ मैं 4-5 बजे, विच इज़ नॉट गुड। मैं बिल्कुल इससे किसी को इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बुरी रूटीन है। मुझे रात 12-1 बजे तक मैक्स सो जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि आजकल शूट नहीं हो रही, जब शूट होती है तो सुबह 5 बजे भी हम उठ जाते हैं, चाहे पूरा महीना उठना हो। लेकिन उसके अलावा जो है
कुछ जितना भी जो मेरे ख्याल से सोचने का काम है, स्क्रिप्ट पढ़ने का काम है, क्या कहानी बनानी चाहिए, ये सारा सोचना मुझे रात ही को समझ आता है। और इंस्पिरेशन के लिए हम पूरी दुनिया का सिनेमा देखते हैं, फिल्में देखते हैं, सीरीज़ देखते हैं, तो वो रात ही को ऐसा मौका मिलता है कि आप वो सब देख सकते हैं। और जहाँ तक खाने पीने का ताल्लुक है, मैं बेसिकली फूडी आदमी हूँ, मैं बहुत खाने पीने वाला बंदा हूँ। और अगर मेरे चेहरे पे ये जो मांस नज़र आता है, उसका रीज़न यही है कि मैं खाता बहुत हूँ, लेकिन मैं डेली जॉगिंग या साइकिलिंग ज़रूर करता हूँ। और जिन दिनों नहीं करता उन दिनों फिर मेरा इतने से इतना मुंह हो जाता है और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जो कि सही नहीं है मेरे काम के लिए। और लेकिन ये कि वैसे मेरी सेहत जो है वो माशाल्लाह बेहतर रहती है, शायद इसीलिए कि ठीक खाता हूँ और एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ। तो इस अभी जो बिकॉज ऑब्वियसली पैंडेमिक चल रहा है, इस टाइम पे क्या साइकिलिंग पे ज़्यादा जोर रहा या जॉगिंग पे ज़्यादा जोर रहा, क्या करते रहे आप, किस तरह आपने इसमें इस टाइम को किस तरह गुजारा है? फ्रेंकली स्पीकिंग पहला महीना तो जो पेंडेमिक का जो मार्च 2021 से स्टार्ट हुआ था, उसमें तो मैं कुछ खास कर नहीं सका, ज़्यादातर घर में ही रहे और खाते रहे, क्योंकि कहा यह गया था कि डाइट पे ना जाएं, ऐसी डाइट ना करें जिससे आपकी इम्यूनिटी लो हो, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं किया और वज़न भी उसमें बढ़ गया। लेकिन महीने डेढ़ के बाद ये ख्याल आया कि ये ऐसा करना ठीक नहीं है, और फिर साइकिलिंग पे ज़्यादा तवज्जो दी, जॉगिंग पे दी। तो मैं जिस एरिया में रहता हूँ, इट्स कॉल्ड नेवी हाउसिंग स्कीम, तो ये बंद है चारों तरफ से। तो यहाँ आई एम वेरी लकी कि यहाँ हम जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। तो इसलिए मैं पिछले 2 महीने से या 3 महीने से बाकायदगी से साइकिलिंग कर रहा हूँ, जिससे मैं काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूँ। अच्छा, ऑब्वियसली आप तो एक एवरग्रीन हीरो हैं, आप एक स्टार हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप भी किसी को आइडियलाइज करते होंगे। आपका आइडियल कौन है? बचपन से अब तक अगर बात की जाए, कौन आपका आइडियल कौन है? अब देखिए, कोई एक ख़ास नहीं है हमारे। ज़्यादातर आपको मुझे बहुत से एक्टर्स पसंद हैं, डेंजल वॉशिंगटन, एल पचिनो, और हमारे मुल्क में बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, मुझे वो बहुत पसंद हैं। तो आप अलग अलग आइडियल मैंने बनाए हुए, कोई एक नहीं है। और जो भी मैं ये समझता हूँ कि जिसको भी जो इज़्ज़त मिली है, तरक्की मिली है, उन सब का जो रीज़न होता है वो यही होता है, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और डाउन टू अर्थ रह के जो अपने काम को निभाते हैं और हमेशा एक लर्निंग प्रोसेस में रहते हैं। और मैंने दुनिया में जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स को भी देखा है, कोई ऐसा नहीं कि पहले दिन से ही बहुत बड़ा स्टार हो या बहुत कमाल का एक्टर हो, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने काम में बेहतर होता जाता है। और मेरी भी कोशिश यही है कि हर रोज़ सीखते रहें अपने काम से, दूसरों के काम से, और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। अमायू, अभी क्योंकि आप बात कर रहे हैं कि कोई भी इस तरह नहीं होता जिसको स्ट्रगल के बगैर जो है वो कोई चीज़ मिली हो। जाहिर है बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। आपकी शुरुआत जो है वो गालिबन ये बताया जाता है कि आप का ताल्लुक शोबिज़ से नहीं था, और वालिद जो हैं वो बिल्कुल ही डिड नॉट वांट यू टू एंटर शोबिज़। आपकी नौकरी भी कोई ठीक ठाक आपकी जॉब भी थी, फिर आप इस इंडस्ट्री में आए। तो ज़रा वो किस्सा बताएं, वालिद साहब को किस तरह मनाया, और फिर जो स्ट्रगल दैट यू वेंट थ्रू, इफ़ यू कैन टॉक अबाउट दैट, पीपल वुड वांट टू लिसन। देखिए, वालिद साहब को तो मनाया नहीं, एक्चुअली मेरे वालिद साहब नहीं चाहते थे कि मैं इस काम में हूँ, तो मैंने छुप के किया था काम। और जिस दिन मेरा पहला प्ले, एक पीटीवी का प्ले था, टेलीविज़न पे ऑन एयर होना था, मैंने उस दिन कोशिश की थी कि घर में टेलीविज़न बंद हो और घर का बंदा कोई आज वो प्ले देखे नहीं। और मैं ऐसा उसमें कामयाब भी हो गया और वो चल गया। अब जब चल गया तो दूसरे दिन मेरे फादर जो हमारी बिल्डिंग की मस्जिद में जाते थे, वहाँ सब नमाजियों ने नमाज़ पढ़ने के बाद उनसे कहा कि वो रात को तुम्हारे बेटे का ड्रामा देखा और हमें बड़ा अच्छा लगा और इस तरह। तो फिर मेरे वालिद ने मुझसे वो सख्ती तो नहीं की, लेकिन फिर मुझसे पूछा कि क्या किया है तुमने।
फिर मैंने उसकी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह ली और फिर उनको दिखाई, तो somehow वो जो उनको रिस्पेक्ट मिली या जो भी उनको तारीफ़ मेरी मिली, तो उस पर उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त भी कहा कि तुम ये कब तक करते रहोगे, तुम्हारा अच्छा खासा गारमेंट्स में करियर है, तुम इस तरफ क्यों आना चाहते हो। तो मैंने कहा मुझे प्रोडक्शन का शौक़ है, मुझे एक्टिंग का नहीं है, कैमरे के सामने काम करने का इतना शौक़ नहीं है। तो अगर मैं करूँगा तो मैं प्रोडक्शन करूँगा, और अगर उसमें मुझे लगा कि मेरा करियर ठीक नहीं है तो फिर मैं वो काम नहीं करूँगा। तो फिर वो चुप हो गए। लेकिन उसके बाद फिर मुझे 1-2 कमर्शियल्स मिले, 1-2 ड्रामे और मिले, और फिर मैंने अपनी प्रोडक्शन की तैयारी की और मेरा इंटरेस्ट जो है वो इस काम में ज़्यादा बढ़ता गया और मैं आज आपके सामने हूँ। तो हमारे जो ये टाइम था, जाहिर है ऑब्वियसली आपका एक अपना सक्सेसफुल करियर चल रहा था, प्रॉमिसिंग करियर था, इधर आपने ज़ीरो से जो है वो स्टार्ट किया, स्ट्रगल भी थी। वो स्ट्रगल का जो टाइम है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वाचिंग यू, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं वो टाइम कैसा था। वेदर एनी टाइम्स जब आपने सोचा कि नहीं, मेरा ख्याल है कि ये इट्स नॉट वर्किंग आउट, लेट मी गो बैक टू माई जो मैं पहले कर रहा था, लेट मी गो बैक टू दैट, कभी इस तरह का फेज आया? अच्छा, वैसे लकीली ऐसा फेज नहीं आया। अच्छा। जब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मेरा ये प्ले चला तो उसके बाद ही मुझे कोई 2-3 कमर्शियल्स मिल गए और फिर 1-2 ड्रामा और मिल गए। या यूँ समझो मैं खुशकिस्मत था कि शुरू की जो 2-3 मेरी चीज़ें थी, एक प्राइवेट प्ले था अब तुम जा सकते हो, एक था जहर, और जो पीटीवी के ऊपर एक प्ले चला था ये जहां, और एक बजिया का प्ले था फर्ज एक कर्ज। दो के ये चारों सिंगल तवील दौरानिया के प्लेस थे, लेकिन उस वक्त इतना ज़्यादा देखा जाता था पीटीवी के एक दिन भी अगर कोई एक प्ले भी चलता था और वो ज़रा सा भी बेहतर हो तो समझ लें कि पूरे मुल्क को पता चल जाता था। तो उसके बाद एक सक्सेस मुझे लगता है ऐसी मुझे मिली, आप उसको सक्सेस कह लें या ये कह लें कि रिकग्निशन ऐसी मिली कि मुझे लगा कि मैं इसमें कर पाऊंगा काम। और मुझे यकीन नहीं आता था कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं और पहली चीज़ देख के मुझे पहचान रहे हैं। तो आपको एक नया फेम भी मिलता है और लोग आपको जानने पहचानने लग जाएं और आपकी तारीफ़ करें तो आपको ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है। और यही हुआ कि फिर मैंने उस काम को खैराबाद किया और इस काम की तरफ आया। राइट। अच्छा हमारे साहब, जिस तरह आपने भी कहा कि क्योंकि वालिद साहब को बहुत तो जो आपका सवाल था ना, जी 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 जो आप सवाल कर रही हैं कि ऐसा वक्त आया कि जिसमें मैंने वापस जाने का सोचा हो उस काम की तरफ, ऐसा आज तक नहीं हुआ। चलें, माशाल्लाह, बिल्कुल रिग्रेट नहीं करता। माशाल्लाह दो कि मैं अपने ख़ानदान में पहला एक्टर था, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, जैसे आपने कहा कि सबने प्ले देखा, बहुत अच्छा लगा, वालिद साहब को जाके उन्होंने तारीफ़ें की और उससे उनका भी ऑब्वियसली मोरल जो है वो बढ़ गया। अब क्योंकि आपका जो ख़ानदान है उसका ताल्लुक़ इंडस्ट्री से नहीं था, तो जब आपकी वो फिल्म आई थी इंतहा, उसमें एक बड़ी कंट्रोवर्शियल, उस टाइम के लिए बड़ी जी कंट्रोवर्शियल फिल्म थी और सारा, उस पर क्या घर वालों का, उस पर क्या रिएक्शन था? उस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जब फिल्म चल रही थी, मेरे वाले साहब उन दिनों सिनेमा नहीं जाते थे। अच्छा। लेकिन उसके प्रीमियर पे मैं उनको ले गया था और बहुत मनाना पड़ा था मुझे कि आप प्लीज़, मेरी पहली फिल्म है तो आप इसको ज़रूर देखने जाएं। अच्छा, चीज़ें कंट्रोवर्शियल तो बाद में होती हैं। वो मेरा एक नेगेटिव कैरेक्टर था, एक ग्रे कैरेक्टर था, लेकिन पूरी फिल्म जो है वो बेस्ड करती थी इस कैरेक्टर पे। तो जब वो देख रहे थे फिल्म, तो मेरे वालिद के साथ उनके दोस्त बैठे हुए थे, उनको भी मैं साथ लेके गया था। तो वो मुझे बताते हैं कि तुम्हारे अब्बा ने मुझे फिल्म देखने नहीं दी और मेरे घुटने को ऐसे पकड़ा हुआ था उन्होंने, और वो जहाँ मेरा कोई अच्छा सीन आता था तो वहाँ मेरा घुटना दबा देते थे। तो उससे उनकी एक्साइटमेंट का अंदाज़ा आप लगा सकती हैं। वो एक्चुअली फिल्म में घुस गए थे और वो एंजॉय कर रहे थे उसको। तो उसके बाद बस वो मुझे दुआ देते थे कि तुम इस काम में अब आए हो तो अल्लाह तुम्हें तरक्की दे। और फिर उनकी दुआएं काफ़ी जो है वो, बिल्कुल उनकी दुआएं काफ़ी दे टुक यू
लॉन्ग वे। एक छोटी सी हमारे साथ ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब हाजिर होते हैं तो वी स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद हुमायूं सईद साहब एंड गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और वंस अगेन आप सबको ईद जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद हुमायूं सईद साहब, हमारे साथ आज हमारे गेस्ट हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे हुमायूं सईद साहब से कि किस तरह उनका करियर जो है वो स्टार्ट हुआ, कैसे पेरेंट्स को उन्होंने जो है वो मनाया। खैर अब तो सफ़र बहुत गुजर चुका है हुमायूं साहब, 2 दिहाइयाँ आपको हो चुकी हैं इस इंडस्ट्री में। बहुत सारे आपने कैरेक्टर्स जो हैं वो किए, बहुत सारा काम किया। कोई ऐसा कैरेक्टर अगर आप समझते हैं आज आप सब सोचते हैं कि ये करना है या ये करना चाहूँगा, ये काम करना है? देखिए, जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, तो इसमें ऐसा नहीं है कि मैं फ़र्ज़ करें अगर मैंने कोई माजूर का कैरेक्टर करना है या मैं कोई अंधा हूँ और ऐसा कैरेक्टर करना है, मेरी ऐसी कोई अलग से ख्वाहिश नहीं है। कैरेक्टर बेहतर लिखा हुआ हो, चाहे अब फ़र्ज़ करें मैंने अगर रोमांटिक कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा किए हैं और मुझे पसंद भी हैं, लेकिन तो इस हिसाब से तो मुझे वो वापस करने नहीं चाहिए। लेकिन मैं अभी भी चाहता हूँ कि रोमांटिक कैरेक्टर करूँ, लेकिन वो लिखा हुआ अच्छा हो। तो ऐसा कोई मेरी ख्वाहिश नहीं है कि मैं कोई अलग से एक कैरेक्टर करूँ, लेकिन कैरेक्टर वही अच्छा होता है जो अच्छा लिखा हुआ हो, जिसमें एक्टिंग का मार्जिन ज़्यादा हो, उसके डायलॉग्स बहुत अच्छे हों, कहानी में उसकी एक अहमियत हो। और जब आप और कुछ इस तरीके से लिखा हो कि जब आप उसको करें तो आपको करने में मज़ा आए या दुश्वारी आए और आपके लिए चैलेंज हो। जैसे अभी मैंने लास्ट मेरे पास तुम हो किया था, तो वो लिखा हुआ इतना अच्छा था, उसमें एक चैलेंज था। और फ़र्ज़ करें कि मैं उसमें बिल्कुल एक रोमांटिक इंसान नहीं था, बट एक बंदा जो बहुत ही मासूम था और सब कुछ बर्दाश्त किए जाता है उसके साथ जो भी चीज़ होती है। तो आपको मुश्किल होता है इस किस्म कैरेक्टर को जो इतना सीधा हो या आपकी पर्सनालिटी के बिल्कुल ऑपोजिट हो या थोड़ा भी ऑपोजिट हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल मासूम नहीं हूँ और वो कैरेक्टर बिल्कुल ऑपोजिट था, लेकिन कुछ चैलेंज आपके लिए ज़रूर हो। मसलन पंजाब नहीं जाऊँगी का जैसे कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर मेरे लिए चैलेंजिंग था। उसके अंदर एक एक्सेंट चाहिए था, प्लस वो जिस किस्म का डम सा कैरेक्टर था, तो इतना डम कोई भी नहीं होता। तो कैरेक्टर लिखे हुए अच्छे होने चाहिए। जब वो लिखा हुआ अच्छा हो, तो चाहे वो रोमांटिक कैरेक्टर्स मैंने बहुत ज़्यादा किए हैं, अगर वो दोबारा भी मुझे करना पड़े, लेकिन लिखा हुआ डिफरेंटली हो, तो वो करने को मुझे ज़्यादा दिल करता है। अच्छा, अब पीछे से हमारे प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो शरारत कर रहे हैं, इस कह रहे हैं पूछें हुमायूं साहब से कि क्योंकि आपने मेरे पास तुम हो की बात की, तो दानिश पे मीम्स भी बहुत ज़्यादा बनी, तो पूछ रहे हैं कि हुमायूं साहब से पूछें कि कौन सी कोई ऐसी कोई फेवरेट उनकी मीम जो उनकी नज़र से गुजरी हो। मेरी नज़र से तकरीबन सारी गुजरी हैं, और फेवरेट मैं उसमें किसको कहूँ, मुझे याद नहीं रहती कोई ऐसी मीम, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन वो मरने पे बहुत सारी बनी थी कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और मैंने मास्क लगाया हुआ था, और डॉक्टर, मैं जब मास्क उतारता हूँ और डॉक्टर वापस मास्क लगाने की कोशिश करता है तो मैं उसको हटा देता हूँ। तो उसके ऊपर बड़ी बातें बनी थी। मरने पे बहुत बनी। हाँ, और हाँ, जो बनी थी कि जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज के जब उस दिन उसमें जब ज़रा भी बेहतरी आई थी, तो उससे 2 दिन पहले मेरा एपिसोड चला था कि मैं उसमें स्टॉक एक्सचेंज जाता हूँ और मुझे उसमें बहुत पैसा मिल जाता है और मैं कामयाब हो जाता हूँ उसमें। तो उस पर बहुत मीम्स बनी थी कि आज हुमायूं की वजह से स्टॉक एक्सचेंज जो है वो दानिश की वजह से स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ही वो मंदी से चला गया और बहुत ही कामयाबी मिली। तो वो वाली बहुत ज़्यादा रिलेटेबल थी और वो लकीली उसके करीब करीब आ गई थी, तो सब ने बहुत इन्जॉय किया था। अच्छा, आप जहाँ बैठे हुए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपके घर की बेसमेंट है
और इससे पहले आप जब हम सेटअप कर रहे थे तो आई एम सॉरी हम देख रहे थे नहीं अच्छा ये बेसमेंट नहीं है, ये बेसमेंट नहीं, हम ऊपर आ गए बिकॉज बेसमेंट में वो मसला हो रहा था। अच्छा अच्छा सिग्नल्स का इशू हो रहा था। राइट अच्छा तो मैंने तो क्योंकि हमने आपकी बेसमेंट के बारे में बहुत सुना हुआ है कह सकते हैं कि आपके घर की जो बेसमेंट है उसमें एक वॉल ऑफ फेम है जिसपे आपके सारे अवार्ड्स और आपकी सारी चीजें जो हैं वो वहां पे लगी हुई। जरा अगर उसके बारे में बताएं, कितने अवार्ड्स अब तक आपने जो हैं वो ले लिए हैं? और हाँ जी काफ़ी हैं, मैं उनको मैंने गिना नहीं है कभी, वो काफ़ी अच्छे खासे हैं मेरे ख्याल से। लेकिन ऐसा ना सोचिएगा अगर वो बहुत ज़्यादा हैं तो मेरी अब ख्वाहिश नहीं है अवार्ड लेने की। मेरी ये ख्वाहिश जितने अवार्ड मिले हैं उससे और बढ़ती जाती है कि मुझे और अवार्ड्स मिलें। तो मैं आई होप वो पहले सेटअप नीचे ही हो रहा था तब आप वो देख सकते थे, लेकिन खैर वो वॉल ज़्यादातर लोगों ने देखी भी है। और बस उनको एक पहले एक्चुअली जितने भी मेरे अवार्ड्स थे वो मेरे पेरेंट्स के पास होते थे, वो कभी नहीं देते थे। तो अभी उनकी जब इंतकाल हो गया तो फिर मैं सारे वो अवार्ड्स लेके आ गया था यहीं पे, और फिर मैंने इसकी मेरी वाइफ ने और घर वालों ने मिलके ये वॉल बनाई कि हम इन्हें यहाँ रखते हैं। तो वो अच्छा लगता है देख के। पहले मैं ज़रा सा मुझे शर्म आती थी कि मैं इस तरह क्यों घर के बीच में ऐसे लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से ये आपको जो इज़्ज़त मिली होती है उसको इसी तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, और उसे एक इज़्ज़त के साथ ही मैंने एक उसकी स्पेशल वॉल बनाई हुई है जो सब देखते हैं तो खुश होते हैं और मुझे भी खुशी होती है। आपके अवार्ड्स ऑब्वियसली दे सिग्निफाई कि आपका जो सफ़र पूरे फिल्म इंडस्ट्री में जितनी आपको जो है वो पजीराई मिली, जहाँ जो आपका सफ़र है उसकी एक अक्कासी करता है। आपसे अगर मैं ये पूछूँ, जब आपने स्टार्ट किया था करियर तब से लेके अब तक, हाउ हैज़ द फिल्म इंडस्ट्री इवॉल्व्ड? पॉजिटिवली इवॉल्व हो रही है या अब आप समझ रहे हैं कि उस जैसे भी कंटेंट की आप बात कर रहे थे कि उतना ज़्यादा अच्छा कंटेंट नहीं आ रहा जितना पहले होता था? आपका व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखें जी, हमारी जो 15 साल पहले इंडस्ट्री जो ख़त्म हुई थी उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। मैं यहाँ बैठ के उस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन जब ये मैंने इंतहा की थी तो समझ लें कि उस वक्त ये आखिरी फिल्में थी जो एक तो कुछ फिल्में अच्छी बन गई बीच में, और उसके बाद 2000 के बाद टिल 2013 हमारी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी थी। और उसमें कुछ फिल्में आई, वो सिर्फ शोएब मंसूर साहब ने और एक आध कोई फिल्म जावेद शेख साहब ने बनाई, और शोएब मंसूर साहब ने 2 फिल्में बनाई तो वो अच्छी गई। लेकिन वही फिल्में अगर आ जाती जब इंडस्ट्री रीबिल्ड हुई, तो मैं रीबिल्ड होना इसलिए कहूँगा कि ये हमारे नदीम मांडवी वाला साहब हैं, ये टर्म यूज़ करते हैं रीबिल्ड की, कि एक तरह से इंडस्ट्री ख़त्म हो गई थी। 15 साल बिल्कुल सिनेमाज नहीं थे, और 2007-8 से सिनेमाज बनना शुरू हुए, और 2013 में मैं हूँ शाहिद आफरीदी, चंबेली और वार, ये 2-3 फिल्में आईं, और वहाँ से एक रीबिल्डिंग स्टार्ट हुई। और इन 5-6 सालों में हमने देखा कि मज़ीद सिनेमाज भी ऐड हो गए और फिल्में बिज़नेस भी करना शुरू हो गई, और सबका ध्यान वापस से फिल्म मेकिंग की तरफ आ गया। तो इस तरह की चीज़ होना ये बहुत पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा था। दो कि अभी पेंडेमिक की वजह से ये सिनेमाज बंद हैं, पर पूरी दुनिया के बंद हैं, तो ये एक बहुत बड़ा झटका है हमारी इंडस्ट्री के लिए, जो कि अभी बनना शुरू हुई थी दोबारा से। तो लेकिन अगेन हम उम्मीद अच्छी रखते हैं कि इंशाल्लाह जब ये ख़त्म हो जाएगा और 5 महीने 4 महीने जब भी इंशाल्लाह जब स्टार्ट होगी तो दोबारा से अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी इंशाल्लाह। हम भी दुआ गो हैं, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह आपने बिल्कुल सही अभी आपने बताया कि किस तरह 13 साल के लिए ख़त्म हो गई थी बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री और अब अपनी रिवाइवल पाथ पे थी, बीच में ये पेंडेमिक आ गया। आपको क्या लगता है कि कितना टाइम लगेगा रिवाइवल आने में? देखें, टाइम का कुछ नहीं कहा जा सकता। बात यह है कि
लोगों का इंटरेस्ट, जितने भी हमारे यहाँ लोग हैं, हमारे देखें फिल्म की तरफ, जैसे बहुत सी ऐसी फैमिलीज है कि अगर मेरे घर वालों ने मना किया था कि सिनेमा में तुमने ऐसे इस काम में नहीं जाना, या ऐसी बहुत सी फैमिलीज़ पिछले 10-15 सालों में ऐसी रहीं। हमने देखा कि लड़कियों को काम नहीं करने दिया जा रहा था, या बहुत से लोगों को, इवन मेल एक्टर्स हों या हमारे जो नौजवान हैं, वो इस तरफ बिल्कुल नहीं आ रहे थे। लेकिन पिछले 10-15 सालों में टेलीविज़न के अंदर काफ़ी तरक्की आई, और उसके बाद 5-6 सालों से फिल्म में आना शुरू हुई। तो अब अच्छी अच्छी फैमिलीज़ के लोग चाहते थे कि वो एक्टर बने, चाह रहे हैं कि वो एक्टर बने या इस काम में आएँ या डायरेक्शन करें, और वो बाहर जाके कोर्सेज कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई में इसे शामिल कर रहे हैं। तो एक सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये काम को लोगों ने इज़्ज़त देना शुरू की, और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो ये सबसे अच्छी बात है। जब ऐसा होना शुरू हो जाए तो फिर बहुत अच्छा हो जाता है। और अब गवर्नमेंट जो है बहुत सीरियस स्टेप्स ले रही है इसको इंडस्ट्री बनाने में, फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का स्टेटस देने में। अभी सारी हमारी मीटिंग्स चल रही हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत बेहतर तरीके से रिवाइवल होगा इंशाल्लाह। सही, ठीक है, राइट। हमारे साहब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, और फिर फिल्म इंडस्ट्री किस तरह जो है आगे उसको, क्योंकि आप बहुत सालों से ये कहते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना पड़ेगा, इसको ओन करना पड़ेगा। तो कौन सी चीज़ें जो हो गई हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो आप मज़ीद एक्सपेक्ट करते हैं कि होनी चाहिए? विल टॉक अबाउट दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साहब, मुझे याद है कोई ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स पहले जब टर्किश ड्रामे बहुत ज़्यादा आने शुरू हुए थे और इंडियन कंटेंट बहुत दिखाया जा रहा था, तो मैंने आपके साथ एक प्रोग्राम किया था जिसमें आपने बड़ी स्ट्रांगली, आप उन दिनों बहुत स्ट्रांगली जो है वो अपोज कर रहे थे कि फॉरेन कंटेंट नहीं होना चाहिए और गवर्नमेंट को जो है वो इसको ओन करना चाहिए इंडस्ट्री को। सो आई कम बैक टू दैट फर्स्ट। क्या आप समझते हैं आप अब पॉजिटिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं? क्या पॉजिटिव स्टेप्स हैं और क्या मजीद हुकूमत को करना चाहिए ताकि इंडस्ट्री जो है ये फले फूले? देखिए जी, उस वक्त जो एक पूरा चैनल था उसके ऊपर सारा टर्किश कंटेंट चल रहा था। तो जब मैंने ओपोज किया था तो उसका रीज़न ये था कि एक परसेंटेज होनी चाहिए और आपको वेलकम करना चाहिए पूरी दुनिया के कंटेंट को। एक परसेंटेज के हिसाब से जो भी 7, 8, 10% जो भी गवर्नमेंट रखती है या पैमरा रखता है उस हिसाब से होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त ज़्यादातर जो था उस पर वो कंटेंट जो था वो फॉरेन कंटेंट था, और वो चाहे टर्किश होता है या इंडियन होता है, जो भी होता उससे हमारा मसला नहीं था, लेकिन ज़्यादातर वो चल रहा था। तो जो आपके मुल्क के अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाना चाहते हैं। हमारे मुल्क में बहुत कम प्रोड्यूसर्स हैं जो इस काम के अंदर हैं और कामयाबी से काम कर रहे हैं। तो एक तो ये कि वो प्रोड्यूसर्स बढ़ने चाहिए। वो तब बढ़ेंगे जब डिमांड ज़्यादा होगी। तो ड्रामों की डिमांड हमारे यहाँ बहुत थी और अभी भी है, और अच्छे ड्रामे बनने की डिमांड है। जहाँ तक आप फिल्म की बात, अच्छा अभी जिस तरह ये ड्रामा चला है, अर्तुरुल चल रहा है और लोगों को पसंद आ रहा है, मेरे ख्याल से ये बुरा स्टेप नहीं है, ये बहुत अच्छा स्टेप है कि अभी पीटीवी जो है उसके ऊपर क्वालिटी प्रोग्रामिंग नहीं हो रही थी और उसके बीच में एक ऐसा ड्रामा लगाया गया जो लोगों को पसंद आ रहा है और पीटीवी की व्यूवरशिप में इजाफा हुआ है। हम चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें की जाएं और होनी चाहिए, लेकिन अगेन इसकी एक लिमिट होनी चाहिए। एक तो ये कि हमारे यहाँ ऐसे मेजर स्टेप और एग्रेसिव स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कभी मैं कोई फिल्म मेकिंग पढ़ के एक्टर या प्रोड्यूसर नहीं बना। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह पढ़ के नहीं आए, बल्कि बस अपने शौक़ पे और पैशन के ऊपर काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस मुल्क में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बहुत नाम हो। जिस तरह हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, टर्किश इंडस्ट्री है, या और बहुत सी ईरानी इंडस्ट्रीज़ है, हमारे मुल्क की इंडस्ट्री भी, उसका भी नाम हो और पूरी दुनिया में हमारा नाम हो।
अच्छा, क्योंकि अभी आपने पीटीवी की बात की, पीटीवी पे और वी ऑल रिमेंबर द गोल्डन एरा ऑफ द पीटीवी। ये नहीं है कि पीटीवी के पास कंटेंट हमेशा से नहीं था, ये कुछ सालों से इस तरह जो है वो चीज़ें चल रही हैं। एज एन आर्टिस्ट, एज मैं कुछ सालों की बात कर रहा हूँ। जी, मैं भी वही बात कर रही हूँ। आप जब मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ सालों की बात कर रहा हूँ। जी, हमारे साहब, आप जब देखते हैं पीटीवी का इशू, आपको क्या लगता है? क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आपको पीटीवी की क्या लगती है? क्या वसाइल की कमी है, टैलेंट की कमी है, या मतलब क्या इशू आपको यहाँ पे क्या लगता है पीटीवी के? देखें, एक वक्त में जब आप हमारा पीटीवी देखें तो हमारे मुल्क में इंडस्ट्री ही पीटीवी की वजह से समझ लें खड़ी हुई भी थी। जब एक से एक ड्रामा निकलता था, एक से एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर था, तो क्योंकि मैं इस काम में जिस वक्त आया तो उस वक्त प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू हो गई और प्राइवेटली लोग काम करने लग गए। तो ऐसा क्या हुआ जो इंडस्ट्री में ना उनके बच्चे आए, ना लोग आगे प्रोड्यूसर डायरेक्टर क्यों नहीं बने इतने ज़्यादा? प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो कुछ लोग थे वो बन गए, उसके अलावा बने नहीं। दूसरा मैनेजमेंट का कि एक जब टाइम चेंज होता है तो आपको उस टाइम के साथ चलना पड़ता है। मेरे ख्याल से फिर ऐसा नहीं हुआ कि वो जो मैनेजमेंट, बीच में ऐसा हुआ था कि हम ड्रामा बनाते थे, प्राइवेटली बनाते थे, पीटीवी पे चलता था, हमारे पास उसके राइट्स भी रहते थे और ड्रामे के, और ड्रामा जो है वो पीटीवी पे चलता था, फिर उसको हम इंटरनेशनली दूसरे चैनल्स के ऊपर बेच भी देते थे। तो बहुत अच्छा ड्रामा उस वक्त भी, जिस वक्त की मेहंदी या और ड्रामे बनते थे, बहुत सारे सुल्तान आपा बनाती थी, सजाद कुल साहब बनाते थे, एक आध मैंने भी शुरू किया था उस वक्त। लेकिन ये फिर वो कोई मैनेजमेंट चेंज होती थी तो फिर वो सब कैंसिल हो जाता था। पॉलिसी का तसलसल नहीं है, आप जो है उसमें कोई तसलसल नहीं था और मैनेजमेंट चेंज हुई, फिर कुछ और हो गया और फिर पता चला जी अब पीटीवी के ऊपर ड्रामे नहीं चल रहे, अब उसकी रेटिंग गिर गई, अब प्राइवेट चैनल्स की रेटिंग ज़्यादा आ रही है तो सब उसके ऊपर चले गए। तो ऐसा कोई तसलसल रहा नहीं, तो जिसकी वजह से मैं समझता हूँ, जैसे इसी तरह मैं सोचता हूँ फिल्म इंडस्ट्री का भी यही हाल हुआ कि एक टाइम पे बड़े बड़े नाम थे, डायरेक्टर्स वो फिल्में बना रहे थे, पैशन प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, और उसके बाद फिर एकदम से बीच में गैप आ गया। तो क्या हुआ कि क्या कोई उनके असिस्टेंट्स नहीं थे या उनके आगे फैमिलीज ने ये काम नहीं संभाला? और होता यही कि जब आपका काम बहुत नीचे चले जाए तो फैमिली भी फिर आगे से ओन नहीं करती उस काम को और बोलती नहीं मैं इस काम में नहीं जाती। लेकिन एक और कथा कलामी की माफी, एक और चीज मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता वो क्या। आप एक क्रिएटिव पर्सन है, यू आर अ बॉर्न एक्टर, आपने जिस तरह कहा यू डिडंट हैव टू गो टू एनी इंस्टीट्यूट, कहीं आपने सीखा नहीं, आपको ये दिस केम टू यू नेचुरली। बट डोंट यू थिंक कि हमारे मुल्क में इस चीज़ का भी फुकदान है, जैसे जिसकी तरफ अभी आप निशानदेही कर रहे हैं कि काम ऊपर नहीं जा रहा था, कि कोई इंस्टीट्यूट्स हों, कोई जगह हो जहाँ प्रॉपरली बैठ के नई टेक्निक्स, नई चीज़ें उस तरह पढ़ा जा सके, उसको उस तरह प्रमोशन मिले। शायद जिस तरह हुकूमत ने सीरियसली नहीं लिया, शायद हमने भी उसको उस तरह सीरियसली नहीं लिया कि इसके लिए प्रॉपर कोई स्कूलिंग, कोई एजुकेशन प्रॉपर होनी चाहिए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये मैं अभी इसी तरफ आ रहा था कि ऐसा होना चाहिए लोगों को। देखें सारी चीज़ें ये होती कैसे हैं, क्या आपकी प्रायोरिटी क्या है? मतलब आप, मुझे ऐसे लगता है कि अब तक किसी भी गवर्नमेंट की फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री बनाना ये प्रायोरिटी में रहा नहीं इनके। तो जब ऐसा होता है, जैसे मैं हूँ, मैं चाहूँगा कि मैं स्कूल बनाऊँ, लेकिन मैं अभी अपने काम करूँ या मैं स्कूल की तरफ जाऊँ, यहाँ मेरे पास भी वो वसाइल तो नहीं है, मैं कहाँ से इतने वसाइल मेरे पास नहीं है कि मैं जाके एक स्कूल बना दूँ। जाहिर है मैं गवर्नमेंट के पास जाऊँगा कि भाई मेरी ये ख्वाहिश है कि यहाँ पे एक ऐसा स्कूल बने जहाँ पे बच्चे जाते हों, एक फिल्म सिटी हो जिसमें सब लोग वहाँ जाते हों, वहाँ एक स्कूल भी है, वहाँ शूटिंग जो प्रैक्टिकली आपको सामने नज़र आ रहा है कि वहाँ शूट्स हो रही हैं, मुल्क की बड़े बड़े जितनी भी फिल्में ड्रामे बन रहे हैं वो वहाँ पे बन रहे हों, वहाँ पे स्टूडियोज़ हों, वहाँ पे म्यूज़िक की क्लासेस हो रही हों, वहाँ सिंगिंग की क्लासेस हो रही हों। कोई ऐसी जगह हमारे पास नहीं है। तो ये कोई एक प्राइवेटली कोई बंदा उठ के लोग
फ़र्ज़ करें स्कूल खोल लेते हैं वैसे और प्राइवेटली खोल लेते हैं, कमाने के लिए खोल लेते हैं, किसी का जब गवर्नमेंट इसको सीरियस लेगी तो मेरे ख्याल से कि और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसके आगे बढ़ेंगे और कहेंगे कि यार ये जब गवर्नमेंट भी इतना सीरियस ले रही है और इस मुल्क में, वरना लोग यही सोचते हैं कि गवर्नमेंट भी यहाँ कोई सीरियस ही नहीं लेता। अक्सर ये सुना है कि एक्टर तो भूखा मर रहा होता है। हाँ। इस तरह की बातें मशहूर होना शुरू हो गई थी पिछले 15 साल से और 15-20 साल से जिस वक्त मैं इस फील्ड में आया, तो एक्चुअली ये वाली बातें होने लगी थी कि एक्टर्स के पास खाने को नहीं है ना, उनको पैसे इतने कम मिलते हैं, तो क्या फ्यूचर होगा, तो कोई फ्यूचर नहीं होता। नहीं तो प्राइवेट जब सब खुला है तो लोगों के कुछ लोगों की मेहनत से आप कह लें कि कुछ लोगों ने डेयरिंग स्टेप्स लिए। अगर आप पड़ोसी मुल्क में देखें तो इंडस्ट्री से कितना रेवेन्यू आता है, कितनी नौकरियां आती हैं। और फिर आपने ये एक आई बिलीव इंटरव्यू में कहा है कि जब हमारी फिल्में लगना शुरू हुई तो इफ़ वी टॉक अबाउट द बॉक्स ऑफिस, द रेवेन्यू, वो इंडियन फिल्म से ज़्यादा बेहतर जो है वो बिजनेस कर रही थी। जब अच्छा कंटेंट और अच्छे एक्टर्स, अच्छा कंटेंट, वो चीज़ें देखने को मिली तो बेहतर बिजनेस किया। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल, अभी तक जो हमारी कामयाब फिल्में हैं, जो पाकिस्तानी फिल्में जो सबसे ज़्यादा कामयाब हैं यहाँ पे, इंडिया की जो सबसे बड़ी फिल्म भी आके लगी यहाँ पे, चाहे वो सुल्तान हो या जो भी आप कह रहे हैं, पीके वगैरह, उन सबसे ज़्यादा बिजनेस उन 3 पाकिस्तानी फिल्मों का था या 2 पाकिस्तानी फिल्मों का या 4 पाकिस्तानी फिल्मों का है, जो यहाँ पे सबसे बेहतर हुई। बिल्कुल जो गई तो वो उसका बिजनेस उन फिल्मों से ज़्यादा था। तो ये बहुत बड़ी बात, एक 100 करोड़ की फिल्म बनी हुई और यहाँ पे एक 10, 12, 13 करोड़ की फिल्म बनी हुई उतना बिजनेस कर रही है। तो इसका मतलब लोग प्रायोरिटी अपने अच्छे सिनेमा को देते हैं। अगर वो बेहतर फिल्म है तो उसको देखेंगे लोग, जो है वो पाकिस्तानी फिल्म देखने जाएगा जहाँ उसको अपनी पुप्पी, अपनी दादी, अपना हीरो नजर आ रहा हो। बिल्कुल। तो अच्छा हमारे साहब, आई एम सॉरी, बहुत मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि इसके अंदर इसको सीरियस लें। बिल्कुल, ये आपका बहुत एक अच्छा पॉइंट है और आई होप कि इस दफ़ा गवर्नमेंट वाकई इसको सीरियसली ले एंड एज एन इंडस्ट्री फाइनली इसको देखना शुरू कर दे। प्रोग्राम क्योंकि हमने क्लोज करना है, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, पेंडेमिक टाइम्स में हम जो है वो रह रहे हैं, व्हाट विल योर मैसेज बी? जो लोग आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आप जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी इस वक्त के लिए ज़रूरी है कि अपना ख्याल रखें, सेहत बहुत ज़रूरी है, काम करते रहें क्योंकि काम के बगैर हम नहीं चल सकते। काम ज़रूर करें लेकिन एहतियात आप ख़ुद कर सकते हैं और वो एहतियात करने का तरीका ये है कि आपको बार बार हाथ धोने हैं और मास्क पहनना है और कोशिश करनी है कि लोगों से हाथ ना मिलाएं, गले ना लगे। लेकिन जब तक मैं देख रहा हूँ कि हम थोड़े से आसान हो गए हैं। अभी 2 दिन पहले मेरे घर पे एक बर्थडे हुई तो मेरे 5-6 दोस्तों ने मुझे सरप्राइज़ दे दिया। 2 के सब क्योंकि हमारा 1 दिन पहले टेस्ट हुआ था तो हम नेगेटिव थे, हमारी रिपोर्ट्स आ चुकी थी, तो हम इसलिए सेफ फील कर रहे थे आपस में, लेकिन फिर भी हम हाथ मिलाने से ग्रेस कर रहे थे जो कि जबकि मेरी बर्थडे थी। तो अपना ख्याल खुद आपको रखना है। तो कोशिश जितनी आप रखेंगे, ख्याल रखेंगे, तो आपकी सेहत बेहतर रहेगी। और हमारे साहब, on that note, we'll close this program. Thank you very much for making the time for us. Once again, ईद मुबारक। और जो हमारे साहब ने बात की है कि आपने अपना ख्याल रखना है, आपने खुद अपने आप को किस तरह बचाना है, आप अपने आप को बचाएंगे, अपनी हद तक जो है वो एहतियाती तदाबीर अगर अपनाएंगे तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट खुद ही बन जाता है। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। गुड नाइट और अल्लाह हाफिज़ एंड वंस अगेन ईद मुबारक।